हेलो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि गैस एक्सपेंड्स इन ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पर ना टर्म आप लिख दिया करो, ऐसा है फ्रिक्शनलेस है और एक्सपेंशन प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, ठीक है। स्लो प्रोसेस, फ्रिक्शनलेस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्वासी स्टैटिक कहते हैं। स्लो प्रोसेस जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि क्वासी स्टैटिक, इनफाइनाइटेसिमल स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मतलब कि जब भी पिस्टन हमारा मूव करेगा तो वो हर स्टेट पर उसके उस सिस्टम में, मतलब जैसे मैं रुक जाओ, जैसे मैं ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लें मैंने ये मेरा जो ये सिस्टम हो गया अंदर, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा सिस्टम और उसके बाहर सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम और सेपरेट का क्या कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग हो हमारी बाउंड्री, दो ही तो चीज़ें होती है, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम अब ये मेरा सिस्टम है, अब इसमें कोई गैस है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, एक्सपेंड हो रही है। तो जो एक्सपेंशन प्रोसेस है जो एक्सपेंड हो रही है बहुत स्लो है, लिखा है ना स्लो, बहुत स्लो है। तो स्लो है तो जो ये गैस एक्सपेंड होगी तो ये जो प्रॉपर्टीज है, जो गैस की कोई प्रॉपर्टी है, मतलब किसी अभी शुरुआती स्टेट में किसी स्टेट पर होगी, मान लो उस शुरुआती स्टेट में प्रेशर V है, P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है शुरुआती स्टेट में, ठीक है। मान लो कि शुरुआती स्टेट में ये सब चीज़ें हैं और जैसे ही इसने एक्सपेंस हुआ, मतलब एक्सपेंस जब प्रोसेस हुआ, मूव करा, बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो जैसे ही अगली स्टेट में आएगा तब क्या होगा, तब भी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्मली कांस्टेंट रहेंगी। मतलब मैं यूनिफॉर्मली कांस्टेंट होने की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस पूरे एरिया में प्रेशर P ही रहेगा। वरना क्या होता है कि अगर यूनिफॉर्मली स्लो प्रोसेस ना हो ना तो यहाँ पर प्रेशर कुछ, यहाँ पर प्रेशर कुछ, यहाँ पर प्रेशर कुछ, यहाँ पर प्रेशर कुछ, ऐसे। तो यूनिफॉर्मली स्लो प्रोसेस होने की वजह से हर स्टेट, इस जो ये सिस्टम है इसमें यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म वॉल्यूम, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ठीक है। जैसे एक्सपेंस हुआ, किसी दूसरी स्टेट में पहुंचा प्रोसेस, पहले इस स्टेट में प्रोसेस था, प्रेशर था कुछ V1 T1, जैसे एक्सपेंस हुआ दूसरी स्टेट में पहुंचा P2 V2 T2। अब जब मैं प्रेशर P2 V2 T2 कह रहा हूँ ना, तो पूरे सिस्टम का प्रेशर है, मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर है, यूनिफॉर्म वॉल्यूम है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। प्रेशर और टेम्परेचर यूनिफॉर्म है। अब वॉल्यूम तो चलो वही है, वॉल्यूम तो चेंज होगा, पर मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ, पर यूनिफॉर्म प्रेशर है पूरे सिस्टम का और यूनिफॉर्म टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। तो वो प्रोसेस होता है इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मतलब कि हर स्टेट इक्विलिब्रियम पर है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस उसको कहते हैं, ठीक है। फिर यही तो, और इसी प्रोसेस को हम आगे, और उसमें फ्रिक्शनलेस प्रोसेस भी है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस भी हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम डायरेक्टली कह देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जैसे जैसे ये एक्सपेंस हो रहा है वैसे ही अगर इसको कंप्रेस करेंगे उसी प्रोसेस के थ्रू ही आएगा, समझ, उसी प्रोसेस के थ्रू आएगा। मतलब कि जिस स्टेट से ये होकर ऊपर गुजर रहा है, P1 और प्रेशर P1 T1, प्रेशर P2 T2 एक्सपेंशन के थ्रू, और जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो उसी प्रोसेस के थ्रू, उसी पाथ के थ्रू, सेम पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, सेम पाथ फॉलो करेगा, तो वो प्रोसेस हो जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, समझ गए।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या होती है कंडीशन, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होता है, ठीक है। और बहुत ही स्लो प्रोसेस मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम कहते हैं, इनफाइनाइटिसिमल स्लो प्रोसेस, हर स्टेट इक्विलिब्रियम पर होता है, समझे, हर स्टेट इक्विलिब्रियम पर होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सपेंशन प्रोसेस इज वेरी स्लो है, ठीक है, और रजिस्टर्ड बाय एन एम्बिएंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। अब कोई ना एम्बिएंट प्रेशर इस पे लगा, अब देख एटमॉस्फेयर जैसे ये यहाँ पर होता है ना, एम्बिएंट प्रेशर 100 किलो पास्कल इस एक्सपेंशन प्रोसेस को रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो इसने क्या कहा, इसने खुद ही कह दिया कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कि पूरे सिस्टम का प्रेशर 300 किलो पास्कल है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। पूरे सिस्टम का प्रेशर 300 किलो पास्कल है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, और वो भी पूरे सिस्टम का, समझ गए। इसका मतलब ये किस टाइप का प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। उसने डायरेक्ट रिवर्सिबल नहीं कहा, उसने इनडायरेक्टली कह दिया कि फ्रिक्शनलेस और स्लो प्रोसेस। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0.01 मीटर क्यूब, मतलब कि जो चेंज हो रहा है ना वॉल्यूम में वो 0. मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम, एक्सपेंशन हुआ तो कि इनिशियल स्टेट से जैसे किसी दूसरी स्टेट पर आया, तो जो वॉल्यूम का चेंज हुआ वो 0.01 हुआ मीटर क्यूब का, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कुड बी यूटिलाइज फ्रॉम द अबव प्रोसेस। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कुड बी यूटिलाइज फ्रॉम द अबव प्रोसेस, मैक्सिमम अमाउंट कितना हम इस प्रोसेस से हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैंने वर्क डन क्या होगा, तो वो कह रहा है वर्क डन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब मैंने आपको बताया कि वर्क फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है और क्लोज्ड सिस्टम भी है, तो वर्क डन क्या होता है, पीडीवी होता है। और इसमें क्या होता है, और देखो हमारा जो ये मैंने सिस्टम बना रखा है, और वर्क किसके थ्रू पास हो रहा है, बाउंड्री के थ्रू। देखो हर चीज़ बाउंड्री के थ्रू भी पास होती है। वर्क ट्रांसफर इज द बाउंड्री फिनोमिना, हीट ट्रांसफर बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है। बाउंड्री ही हमारा वर्क कर रही है, बाउंड्री ही हमारा हीट ट्रांसफर कराती है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, तो वो क्या, अब यूनिफॉर्म प्रेशर 300 किलो पास्कल है, ठीक है, पर एक जो प्रेशर रजिस्ट कर रहा है, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि प्रेशर रजिस्ट भी तो कर रहा है एम्बिएंट प्रेशर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 300 माइनस 100। अब यूनिफॉर्म एम्बिएंट प्रेशर है और अंदर से भी यूनिफॉर्म सिस्टम का प्रेशर है, तो 300 माइनस 200, तो 200 किलो पास्कल यूनिफॉर्म कांस्टेंट प्रेशर 200 किलो पास्कल से हमारा जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करेंगे तो डेल्टा वी V1 से V2, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करोगे तो V1 से V2 और dV, तो V1 से V2 क्या होगा, V2 माइनस V1। तो कितना चेंज इन वॉल्यूम था, V2 माइनस V1 ही तो है, तो 0.01। तो यहाँ पर क्या हो गया 200 और ये 0.01, तो कितना आ गया 2 किलो जूल, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कुड बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द प्रोसेस, इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हम यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोसेस, ठीक है। हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2008 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाले भी 8 का था। कह रहा है कि बैलून कंटेनिंग एन आइडियल गैस, एक बैलून है, वो एक आइडियल बैलून बना लेते। चलो मैंने ये मेरा बैलून हो गया, ये भाई हमारा बैलून आइडियल गैस कंटेन करता है,
ठीक है, इज इनिशियली kept in a evacuated and insulated room, evacuated and insulated room, evacuated and insulated room, insulated room है, ठीक है, और evacuated मतलब कि इस रूम में कोई भी गैस नहीं है, मतलब कि वैक्यूम है, वैक्यूम। जो रूम है ये एक तो इंसुलेटेड है, ठीक है, सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं, और वैक्यूम है इसमें, मतलब इवैक्यूएटेड रूम है, कोई इसमें मतलब कोई गैस नहीं है, कोई एयर नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है। और इसके अंदर एक गुब्बारा रखा है, पर गुब्बारे के अंदर गैस है, कौन सी? आइडियल गैस है, ठीक है। तो द बैलून रप्चर्स एंड द गैस फिल्स अप द एंटायर रूम। क्या हुआ? बैलून क्या हो गया? फूट गया, और उसने जो उस बैलून के अंदर जो गैस थी, आइडियल गैस, वो सारे रूम में फैल गई, ठीक है, रूम में फैल गई, पूरे रूम में। विच तो उसने क्वेश्चन कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट द एंड ऑफ अबव प्रोसेस, मतलब कि जब प्रोसेस एंड हो जाता है, प्रोसेस क्या है इसमें? शुरुआत में वैक्यूम है रूम में, ठीक है, और जो रूम था वो तो इंसुलेटेड है, मतलब उसको सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं, बाहर कुछ भी होता रहे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपने अंदर देख रहा है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर गुब्बारा है, वो गुब्बारा क्या हुआ? फूट गया, और उस गुब्बारे में क्या थी? गैस थी, और वो गैस क्या हुआ? पूरे रूम में फैल गई, ठीक है, वो गैस पूरे रूम में फैल गई। अब वो कह रहा है कि क्या हुआ इस प्रोसेस में, मतलब एंड में, एंड प्रोसेस के एंड में क्या घटना घटी। तो उसने ना इंटरनल, क्वेश्चन में क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में उसने पूछा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का क्या होगा प्रोसेस के एंड में, एंड में, मतलब इंटरनल एनर्जी जो शुरुआत में जो गैस की थी, मतलब जो गुब्बारे के अंदर देखो, अब रूम है, रूम की तो इंटरनल उस समय तो कुछ मतलब ही नहीं, उसके अंदर गैस, जब रूम में कोई गैस ही नहीं है तो उसमें इंटरनल एनर्जी कहाँ, एंथैल्पी कहाँ? इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी तो जब बात होगी, जब गैस की बात होगी, और वो किसकी बात होगी? शुरुआत में तो जो गैस है वो इस गुब्बारे में है, तो इसकी जो गुब्बारे के अंदर जो गैस है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है और एंथैल्पी है, जब गुब्बारा फूटा और वो रूम में गुब्बारा फूटा और जो गैस रूम में फैली, तब उसकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, ये बताना है। तो अब आपको पता है कि आइडियल गैस है, देखो हम आइडियल गैस के नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में क्या आता है? इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फॉर एन आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एंथैल्पी आल्सो इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी भी फंक्शन का टेम्परेचर होता है और एंथैल्पी भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और किसी चीज़ का डिपेंड नहीं करता आइडियल गैस के केस में। और क्या होता है? PV = mRT। ये 3 इक्वेशन तो आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए कि यार आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी केवल और केवल फंक्शन का, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब देखो एक प्रोसेस क्या होता है, जब ये गुब्बारा फूटा ना, तो ये हम इस प्रोसेस को कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। गुब्बारे के अंदर गैस थी, और वो जो गुब्बारे के अंदर गैस थी, जब वो गुब्बारा फूटा और गैस वैक्यूम में, अब वैक्यूम क्योंकि रूम में तो वैक्यूम है, वैक्यूम में फैली, तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के कौन सा प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन कहलाता है? जब कोई, अब ये तो गुब्बारे का एग्जांपल है, कोई भी गैस किसी भी प्रोसेस के थ्रू, मतलब कोई भी गैस किसी भी प्रोसेस के थ्रू, कोई भी प्रोसेस मतलब कि एक कमरा होना चाहिए, या कोई छोटा सा बॉक्स होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए, पर वैक्यूम होना चाहिए, पूरे एरिया में वैक्यूम होना चाहिए, और उसमें कोई अचानक से कोई गैस एंटर कर जाए, उस वैक्यूम वाले कमरे में अचानक से कोई गैस
एंटर करे तो ये प्रोसेस होता है फ्री एक्सपेंशन, मतलब कि जो एक्सपेंशन होगा वो फ्री होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो फ्री एक्सपेंशन वर्क होता है, जो वर्क फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के केस में वर्क जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, वर्क फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के केस में वर्क जीरो होता है और क्यू भी जीरो होता है। अब देखो क्यू कैसे जीरो हुआ, एक तो इंसुलेटेड है रूम, कमरा इंसुलेटेड है, तो बाहर से तो कोई हीट आने का मतलब ही नहीं हुआ और यहाँ से भी हीट जाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो Q इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो प्रोसेस होता है फ्री एक्सपेंशन वाले प्रोसेस में वर्क जीरो और Q तो जीरो है ही, क्योंकि बाहर से कोई हीट आई नहीं, अंदर से कोई हीट गई नहीं, तो हीट ट्रांसफर जीरो, तो Q जीरो हो गया। और भाई जब ये और इसके अंदर गैस है, अब ये गैस का कोई हीट ट्रांसफर थोड़ी कर रही है भाई, तो फ्री एक्सपेंशन वर्क जीरो, Q जीरो। तो Q इक्वल्स टू, आपको पता है डेल Q इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए। ठीक है, Q जीरो W जीरो, तो डी यू इक्वल्स टू भी जीरो, तो डी यू इक्वल्स टू भी जीरो। अब डी यू इक्वल्स टू जीरो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी जो शुरुआत में थी वो भी फाइनल भी उतनी रहेगी। इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल थी वो भी उतनी फाइनल में रहेगी, मतलब कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब इन द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट इनिशियल पोजीशन एंड एट फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब एंथैल्पी की बात करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, अब ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सी वी एम सी वी, ये होती है ना, और एम सी वी टी आई। अब भाई मास भी सेम है, अंदर मास सेम है और सी वी भी सेम है, स्पेसिफिक हीट आइडियल गैस है, कांस्टेंट सी वी दोनों सेम है, तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर भी सेम होगा। तो अगर मैं इसमें एम सी पी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं एम सी पी, तो ये क्या हो गया, एच फाइनल और एच इनिशियल, तो मतलब एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहेगी, एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहेगी। अब देखो भाई जब टेम्परेचर फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, तो आइडियल गैस के केस में एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं केवल, तो फाइनल एंथैल्पी और इनिशियल एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी और फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी एट द एंड ऑफ प्रोसेस। तो मतलब कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2008 का ही क्वेश्चन है। 8 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे क्या भाई, 8 में 4, 2008 गेट में 2008 में 4 क्वेश्चन आए थे थर्मोडायनेमिक्स से, समझ रहे हो कितना अच्छा वेटेज है। तो रिजिड इंसुलेटेड टैंक, अब भाई इसमें ये क्या कह रहा है, रिजिड इंसुलेटेड टैंक है, रिजिड इंसुलेटेड है भाई, ठीक है, इंसुलेटेड टैंक है, इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, ये भी इवैक्यूएटेड टैंक है। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था वो भी गुब्बारे वाला, वो भी इवैक्यूएटेड वाला पोर्शन था। इवैक्यूएटेड मतलब वैक्यूम है, कोई गैस नहीं है, पूरा वैक्यूम है, ठीक है, और इंसुलेटेड भी है। द टैंक इज कनेक्टेड विद ए सप्लाई लाइन, ठीक है, ये सप्लाई लाइन जा रही है थ्रू विच एयर पास, जो अज्यूम टू बी आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट जा रही है लाइन, ठीक है।
ये लाइन जा रही है, इस लाइन के थ्रू एयर जा रहा है और एयर को इन्होंने कहा है कि आइडियल गैस अज्यूम करो। पासेज एट 1 मेगा पास्कल और 350 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 350 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 मेगा पास्कल से इस सप्लाई लाइन में एयर पास कर रही है। ए वॉल्व इज कनेक्टेड विद द सप्लाई लाइन, देखो ये सप्लाई लाइन है, यहाँ पर एक वाल्व कनेक्ट कर रखा है इस यहाँ पर, एंड द टैंक इज चार्ज्ड विद द एयर अंटिल द फाइनल प्रेशर इनसाइड द रीचेज। और क्या हुआ कि इस वॉल्व के थ्रू यहाँ इस सप्लाई लाइन से एयर पास हुई और एयर टैंक के अंदर गई, तब तक हम इस टैंक के अंदर एयर पहुँची जब तक उस टैंक का प्रेशर 1 मेगा पास्कल तक ना पहुँच जाए। मतलब कि जो सप्लाई लाइन का प्रेशर है 1 मेगा पास्कल, वही प्रेशर जब तक टैंक में ना हो पाए तब तक एयर पास होती रही। द फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक, फिर उसने पूछा है कि जब 1 मेगा पास्कल हो गया प्रेशर, उस टाइम पे कितना टेम्परेचर टैंक का होगा, टैंक का दिखा ना। तो इसमें भी देखो सप्लाई लाइन के थ्रू एयर आ रही है, इनिशियली टैंक क्या है, वैक्यूम है, मतलब कोई भी गैस नहीं है, इनिशियली नो मास, कोई भी मास प्रेजेंट नहीं है। फिर इस सप्लाई लाइन के थ्रू एयर पास करी और फिर इसमें गैस आइडियल गैस आनी शुरू हो गई, जब तक शुरू हुई तब तक इसका प्रेशर 1 मेगा पास्कल ना हो गया और उस टाइम पे भी टेम्परेचर पूछा है। अब आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, दो इक्वेशन लगाएंगे हम इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास देखो यार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा हर जगह, कंजर्वेशन ऑफ मास तो होता ही है, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंज द फॉर्म। और कंजर्वेशन ऑफ मास भी कंटिन्यूटी, कंजर्वेशन ऑफ मास कंटिन्यूटी क्वेश्चन तो होती है। तो अब ये कैसा किस टाइप का प्रोसेस है, स्टेडी प्रोसेस है या अनस्टेडी प्रोसेस है, बताओ। स्टेडी फ्लो प्रोसेस है या अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस है। स्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस वो होता है जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है सिस्टम की, मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टी मान लो, वो चेंज नहीं हो रही विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज फॉर ए सिस्टम या किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर, ठीक है, चेंज नहीं हो रही। और अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस जहाँ पर क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। अब देखो अगर मैं यहाँ इस टैंक की बात करूँ तो चेंज हो रही है नहीं हो रही, बताओ। शुरुआत में वैक्यूम पे था, अगर मैं इस टैंक को सिस्टम लूँ तो शुरुआत में वैक्यूम था, जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे इस सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होती गई। अब वो चाहे लास्ट में जाके कांस्टेंट हो जाए, फाइनल जब ये पूरा हो जाए तब वहाँ पर वो ना हो, पर मैं जिस प्रोसेस में मेरे को क्वेश्चन में जिस प्रोसेस के थ्रू, तब तक तो मेरे को ये अनस्टेडी फ्लो ही हो गया भाई, चेंज हो रही है ना। पहले वैक्यूम था, यहाँ से एयर छोड़ी, वैक्यूम से फिर प्रेशर 1 मेगा पास्कल हो गया भाई, वैक्यूम से प्रेशर फाइनल प्रेशर 1 मेगा पास्कल तक पहुँच गया। इसका मतलब इस टैंक की प्रॉपर्टी चेंज होती गई, चेंज हो रही है। तो मतलब कि किस टाइप का फ्लो हो रहा है इसमें, अनस्टेडी फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो होता तो प्रॉपर्टी सेम रहती, ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप, अगर मैं केवल इस टैंक की बात कर रहा हूँ, इस टैंक में तो अनस्टेडी फ्लो हो रहा है। अब चाहे यहाँ पर तो भाई ये सप्लाई लाइन है, अब ये सप्लाई लाइन में कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, पर यहाँ नहीं है ना, यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ है, यहाँ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्रेशर भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चाहे यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर स्टेडी फ्लो है, पर यहाँ तो अनस्टेडी फ्लो है, समझ गए। तो यहाँ पर अनस्टेडी फ्लो की बात होगी। अब अनस्टेडी फ्लो की बात होगी तो देखो ये टाइप का क्वेश्चन ना आप हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि
जहाँ पर वैक्यूम है और वहाँ पर फ्लो हो रहा है। चलो ये तो ये वाली बात हो गई। किसी भी कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा फॉर अनस्टडी फ्लो और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अनस्टडी फ्लो। सबसे पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ मास लगाऊंगा। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ कि m1 इज इक्वल टू मान लिया मैंने इनिशियल मास ऑफ टैंक, इनिशियल मास ऑफ जो इसके अंदर जो भी मास है, इसके अंदर जो भी अगर प्रेजेंट है, अब इनिशियल में तो कुछ प्रेजेंट नहीं है, और m2 कह लेता हूं फाइनल मास ऑफ टैंक। अब फाइनल मास मतलब जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है फाइनल, और एम आई क्या कहता हूं, मास एट इनलेट, इनलेट मास फ्लो एट टैंक। मतलब कि इनलेट पोजीशन पे जब ये गैस यहाँ से पोजीशन पे, तो कितना मास फ्लो हुआ, कितना मास इस टैंक के थ्रू आया इनलेट पे, और एग्जिट अगर कहीं से एग्जिट हो रहा है इस टैंक के थ्रू तो एग्जिट भी, तो एग्जिट ठीक है। मतलब कि इनलेट मास फ्लो इस टैंक में हो रहा है या कहीं से, तो और यहाँ पर हो रहा है इनलेट मास एंट्री हो रही है ना यहाँ पर, और एग्जिट हो रहा है कहीं से मास। अगर हो रहा हो तो वो वाली कंडीशन, अगर नहीं हो रहा तो जीरो लिखेंगे। और m1 इनिशियल मास प्रेजेंट इन द टैंक, इनिशियल मास प्रेजेंट इन द टैंक, ठीक है, इन टैंक कर देते हैं, ठीक है। इनिशियल मास प्रेजेंट इन टैंक और फाइनल मास प्रेजेंट, जो फाइनल मास है टैंक के अंदर प्रेजेंट इन टैंक, ठीक है। m1 m2 mi की बात हो गई। अब कंजर्वेशन ऑफ मास लगाता हूं मैं। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अब देखो यहां पर अनस्टडी फ्लो है, अनस्टडी फ्लो, तो सब विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो dm ओवर dt इज इक्वल टू dmi ओवर dt माइनस dme ओवर dt। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे, मास एंट्री पर यूनिट टाइम, मास फ्लो रेट पर यूनिट टाइम एट इनलेट ऑफ द टैंक माइनस मास फ्लो रेट फ्रॉम एट एग्जिट फ्रॉम द टैंक। मास फ्लो रेट एट इनलेट और मास फ्लो रेट एट एग्जिट, इन दोनों का माइनस करेंगे तो जो मास प्रेजेंट है टैंक के अंदर वो निकल के आएगा। जो मास प्रेजेंट है टैंक के अंदर वो कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहेगा, जितना मास एंटर किया उतना एग्जिट होगा, और इसके अंदर कांस्टेंट होना चाहिए, जितना मास एंटर किया उतना एग्जिट। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या, जितना मास एंटर उतना मास एग्जिट, और अंदर जो टैंक का मास है वो कांस्टेंट। तो dm ओवर dt इज इक्वल टू dmi ओवर dt माइनस dme ओवर dt, ठीक है। dmi ओवर dt मास एंटर किया और मास लीव किया और टैंक के अंदर मास प्रेजेंट हुआ, ठीक है। ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मिला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, du ओवर dt m डॉट i hi प्लस q डॉट माइनस m डॉट e he माइनस w डॉट cv। ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। देखो इसका एक पूरा डेरिवेशन है, देखो आप सबने ना पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ।
ये डेरिवेशन आप निकाल लेना। ये क्या पोर्शन है, ये है एनर्जी इन का पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है कि इतनी एनर्जी एंटर हुई, और ये वाला पोर्शन है इतनी एनर्जी लीव हुई। ठीक है, एनर्जी एंटरिंग और माइनस एनर्जी लीविंग, और वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंटरिंग हुई, लीविंग हुआ, और माइनस क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब इस केस में देखो इंसुलेटेड टैंक है, अब कोई हीट फ्लो तो एंटर करेगा नहीं, तो ये जीरो हो गया। और इस टैंक के थ्रू कोई वर्क हो रहा है, कोई वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, कोई अब एम ई क्या बताया था मैंने, मास एग्जिट फ्रॉम द टैंक, कोई एग्जिट हो रहा है मास, केवल एंटरिंग हो रहा है, ये भी जीरो हो गया। एम आई एंटर तो हो रहा है मास। ठीक है, और डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, M2 U2 माइनस M1 U1। ठीक है, और dt लिख देता हूँ चलो अभी मैं, और m डॉट आई एच आई। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या है, फाइनल मास इनिशियल मास, फाइनल मास कितना है और इनिशियल मास कितना है, ये क्या हुआ, m2 माइनस m1। ठीक है, और देखो मास कोई एग्जिट हो रहा है, नहीं हो रहा, जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो तो है ही। अब देखो मास एंटरिंग तो हो रहा है, मास एंटरिंग हो रहा है, एम आई। अब देखो मैंने डी टी कैंसिल हो गया, एम डी टी ना, नीचे से भी इस साइड पे भी, तो m2 माइनस m1, एम आई की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं यहाँ पर, m2 माइनस m1। तो m2 u2 माइनस m1 u1, m1 m2 माइनस m1 hi। अब देखो m1 क्या बताया था मैंने, m1 बताया था इनिशियल मास प्रेजेंट इन द टैंक, इनिशियल मास प्रेजेंट इन द टैंक। इनिशियल मास कोई प्रेजेंट है टैंक में, इनिशियल तो वैक्यूम है ना टैंक, इनिशियल तो कोई मास प्रेजेंट नहीं है, फाइनल मास प्रेजेंट है, फाइनल मास m2 है। ठीक है, तो इनिशियल तो भाई वैक्यूम था, तो ये m1 जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, m2 u2 और m2 hi, और m2 से कैंसिल, तो क्या बचा, u2 इज इक्वल्स टू hi। ठीक है, u2 इज इक्वल्स टू hi, मतलब जो इंटरनल एनर्जी है, फाइनल इंटरनल एनर्जी एट द एंड, लास्ट में एट द एंड प्रोसेस के जो इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल टू है एंथैल्पी एट एंटरिंग। मतलब जब गैस, आइडियल गैस एंटर कर रही है टैंक के अंदर, उस टाइम पे जो एंथैल्पी है वो इक्वल टू है इंटरनल एनर्जी जब एट द एंड ऑफ प्रोसेस। अब देखो आइडियल गैस है, अब आइडियल गैस के केस में क्या होता है, आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, CvT2। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, CvT2, और एंथैल्पी क्या होती है, CpTi। आइडियल गैस है ना, एयर, ये जो एयर दे रखी है, आइडियल गैस दे रखी है इसने, तो यहाँ से T2 क्या आ गया, Cp डिवाइड बाई Cv। तो T2 क्या आ गया, T2 इक्वल्स टू Cp ओवर Cv क्या होता है, गामा, स्पेसिफिक हीट रेशियो, Tt इक्वल्स टू गामा Ti, T2 इक्वल्स टू गामा Ti। तो ये फाइनल रिलेशन निकल के आ गया, T2 इक्वल्स टू गामा Ti। और ये रिलेशन ना आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर क्या पूछेगा कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, T2 इक्वल्स टू गामा Ti कर लोगे, इनिशियल टेम्परेचर जब वो मास एंटर कर रहा है उस पर, वो निकाल लोगे, तो T2 इक्वल्स टू गामा Ti। ठीक है, अब इसने हमसे क्या पूछा हुआ है, इसने हमसे पूछा
द फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक, निकल गया है ना, फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक, इनसाइड द टैंक की बात कर रहा हूँ। तो T2 हमसे उसने पूछा हुआ है, ठीक है, और वो किसके बराबर है, गामा Ti के। और Ti क्या है, दे रखा है हमको, देखो ये दे रखा कि सप्लाई लाइन थ्रू विच एयर पासेज एट 1 मेगा पास्कल और 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रू ये सब एयर पास कर रही है। तो जो एयर ये जो एयर यहाँ से पास करी वही टेम्परेचर तो यहाँ पर होगा इनिशियल टी टेम्परेचर तो वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो ये गामा टाइम्स 350 प्लस 273, मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, केल्विन के लिए, क्योंकि हम हमेशा थर्मोडायनेमिक्स से भाई केल्विन में बात करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बात करते हैं, ठीक है। तो ये गामा टाइम्स क्या हो गया, मतलब कि 1.4 टाइम्स एयर है ना, तो मतलब कि ज़्यादा है, कितना, 350 से तो ज़्यादा ही है फाइनल टेम्परेचर जो इनसाइड द टैंक है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज़्यादा ही है। पर जो हाँ ऑप्शन में भी यही दे रखा है कि ऑप्शन में उसने कह रखा है कि ग्रेटर है 350 से, या लेस देन है, या इक्वल टू है, ठीक है, या ग्रेटर और लेस देन दोनों, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द टैंक है। ऐसा तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम पर तो डिपेंड कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या है, इज ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड, गामा टाइम्स, कितना टाइम्स, गामा टाइम, गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो इसका, एयर का। अब क्योंकि यहाँ पर एयर दे रखा है तो एयर, अब आइडियल गैस का, ठीक है, वरना किसी और अगर कोई गामा 1.4 टाइम्स, ठीक है। अब ये ना इसका जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये जो एनर्जी का लिखा ना, ये इसका पूरा डेरिवेशन है कि कैसे आया, ये सब चीज़ें देख लेना। मैंने क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन में अगर इस टाइप क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, T2 गामा Ti, ठीक है। और कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा आप कहोगे तो मैं दोबारा इस क्या कहते हैं जो ये एनर्जी का है इसका डेरिवेशन करके बता दूंगा कैसे आया, ठीक है, और बड़े से समझा दूंगा अगर आप साथ दोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, गेट 2008 का। कह रहा है कि इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी स्टेट में स्टडी फ्लो प्रोसेस हो रहा है, टेकिंग प्लेस इन ए डिवाइस विद ए सिंगल इनलेट एंड सिंगल आउटलेट, द वर्क डन पर यूनिट मास फ्लो रेट इज गिवन बाय दिस, वेयर V is the specific volume and P is the pressure. The expression for W given above is valid. तो उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको क्वेश्चन में कि जो ये एक्सप्रेशन W इक्वल टू माइनस इनलेट से आउटलेट इंटीग्रेशन ऑफ VdP, ये किस के लिए वैलिड है, मतलब कि वैलिड फॉर प्रोसेस बोथ रिवर्सिबल और एडियाबैटिक, दोनों प्रोसेस के लिए वैलिड है, या वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही वैलिड है। जो ये W का इक्वेशन दे रखा है, केवल पहला ऑप्शन तो इसने दे रखा है कि केवल रिवर्सिबल और एडियाबैटिक के लिए वैलिड है, और केवल रिवर्स, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है केवल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल के लिए वैलिड है, या वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन क्या है, वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। या ये ऑप्शन ही गलत है, मतलब इनकरेक्ट है, माइनस नहीं होना चाहिए इसमें होना चाहिए इनलेट से आउटलेट PdV, चौथा ऑप्शन तो गलत ही है। देखो चौथा उसमें क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ PdV वर्क कहाँ होता है, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम की जब हम बात करते हैं तब हम इंटीग्रेशन ऑफ PdV वर्क करते हैं, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, फॉर ए डिस्प्लेसमेंट वर्क, डिस्प्लेसमेंट जब होता है सिस्टम, जैसे पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, तो PdV वर्क की बात कहाँ करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ PdV जब क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। पर यहाँ पर तो ये स्टडी फ्लो प्रोसेस है, मतलब कि ओपन सिस्टम है, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम ओपन सिस्टम है, मास एंटर हो रहा है, मास लीव हो रहा है, इसमें मास एंटरिंग हो रहा है, मास लीविंग हो रहा है। क्लोज सिस्टम में मास एंटर और लीविंग नहीं होता, उसमें जो मास है वो फिक्स रहता है, इसमें मास एंटर हो रहा है, मास लीव हो रहा है, ठीक है।
तो ये बात हो रही है ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम के लिए तो वर्क यही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी और इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फॉर क्लोज सिस्टम और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी फॉर ओपन सिस्टम। इक्वेशन सही है, माइनस इनलेट टू आउटलेट इंटीग्रेशन वी डी पी। एक्सप्रेशन सही है, वर्क का एक्सप्रेशन फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस फॉर ओपन सिस्टम सही है, पर 3 ऑप्शन जो है जिसमें इसने ये कहा है कि रिवर्सिबल और एडियाबैटिक के लिए है, या रिवर्सिबल और आइसोथर्मल के लिए है, या ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो W का एक्सप्रेशन है, वर्क का एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है, माइनस इंटीग्रेशन इनलेट से आउटलेट वी डी पी। वी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, पी क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि वैलिड ओनली इफ द प्रोसेस इज बोथ रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। वैलिड होगा केवल जब प्रोसेस रिवर्सिबल और एडियाबैटिक होगा। ठीक है, तो इसके पहले निकाल, तो ये आया कहाँ से, ये W कैसे आया। मैं अगर ओपन सिस्टम की बात करूँ, आया ओपन सिस्टम से, स्टडी फ्लो प्रोसेस से ही आया। तो मैं अगर बात करूँ ओपन सिस्टम की, जैसा कि मैंने ये एक बना लिया, ठीक है, यहाँ पे मास एंटर हुआ, मास लीव हुआ। अब देखो स्टडी फ्लो प्रोसेस है, स्टडी फ्लो प्रोसेस मतलब एट ए पर्टिकुलर सेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द एट पॉइंट प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर सेक्शन। पर्टिकुलर सेक्शन पर प्रॉपर्टी उस जो फ्लो है उसकी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सेक्शन टू सेक्शन बदल सकती है पर पर्टिकुलर सेक्शन पे चेंज नहीं है टाइम के साथ। स्टडी फ्लो का प्रोसेस का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब तो ये कहाँ से निकल के आया। अब देखो हम क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है फॉर ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी इन, जितनी एनर्जी इन होगी उतनी आउट होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या, जितनी एनर्जी इन उतनी आउट। तो एनर्जी इन क्या है, एच आई प्लस सी आई स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, प्लस ये हो गया हीट एनर्जी, जो हमने हीट सप्लाई करी सिस्टम को, इस कंट्रोल वॉल्यूम को जो मैं हीट सप्लाई करूँगा, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल वॉल्यूम बनाया और सारा जो वर्क होगा वो 3 कंट्रोल वॉल्यूम ही होगा। अब एनर्जी आउट, क्या क्या एनर्जी आउट होगी, मान लो H2 आउट हुआ, C2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी GZ2 प्लस वर्क आउटपुट जो मिला। वर्क आउटपुट कौन सा, वर्क आउटपुट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, जो यहाँ से ये निकल के आया, ये वर्क आउटपुट, वही वर्क आउटपुट पूछ रहा है। अब देखो मान लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ माना ना, ये ना एक तरह का वो हो गया कि हमने अजम्पशन लिया है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल। पहला ये हो गया। और ठीक है, ये हो गया। और देखो स्टडी प्रोसेस, स्टडी फ्लो प्रोसेस है। दूसरा क्या लिख लो कि दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एक स्टडी फ्लो प्रोसेस है, तो इसमें विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो कुछ नहीं है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो कह रहा है ना, वर्क डन पर यूनिट मास फ्लो रेट कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कुछ नहीं है। वर्क डन पर यूनिट मास भी हो सकता है, मास फ्लो रेट, तो चेंज नहीं हो रहा कुछ, स्टडी फ्लो प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, स्टडी फ्लो प्रोसेस। पहला क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल, नेग्लेक्टेड। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या आया फिर, चलो ये चीज़ हो गई H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो पहला वाला मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज
नेगलेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तो ये क्या हो गया, Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 को क्या लिख सकता हूँ, DH प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, ठीक है। और ये सब ना पर यूनिट मास है, पर यूनिट मास, देखो पर यूनिट मास है, मास फ्लो रेट भी होगा, पर स्टडी फ्लो प्रोसेस है, समझे, पर यूनिट मास है सब कुछ। ये हो गया। अब आपको एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है, ठीक है, ये रिलेशन पता है, TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP, क्या है, TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP। Q को आप TDS लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भाई, हम क्यों लिखें, DS इज इक्वल टू डेल Q ओवर T, क्या होता है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये होता है ना, ये तो पता है कि चेंज इन एंट्रोपी डेल क्यू ओवर टी होता है, डेल क्यू ओवर टी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सी किसकी बात कर रहा हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात। तो तीसरा टर्म क्या हो गया, तीसरा टर्म यहाँ पर आ गया, क्या आ गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस, तो तीसरा टर्म क्या आ गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, TDS DH प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। अगर इसको आप इससे कंपेयर करो, ये तो आपको रिलेशन पता है ना, TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP, ये रिलेशन तो आपको पता है। इसको आप इससे कंपेयर करो, ये तो जो, और ये वाला जो रिलेशन है ना, ये वाला जो रिलेशन है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैलिड है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, सब के लिए वैलिड है, चाहे किसी भी टाइप का प्रोसेस हो, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो। तो मैं तो इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, पर मेरा तो भाई ये वाला तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। TDS इक्वल टू DH प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, तो मैं यहाँ से क्या आया, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू माइनस VDP, क्या आ गया, माइनस VDP। तो ये क्या है, माइनस इनलेट से आउटलेट VDP, V क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, P क्या है, प्रेशर, समझे। तो किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, स्टडी फ्लो प्रोसेस होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि इज वैलिड ओनली इफ द प्रोसेस इज बोथ रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। वैलिड ओनली कह दिया उसने, केवल और केवल अगर ये जब प्रोसेस रिवर्सिबल और एडियाबैटिक होगा तभी ये वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल होना चाहिए, एडियाबैटिक भी होगा चलेगा, क्योंकि एडियाबैटिक अगर होगा तो Q जीरो हो जाएगा। अब Q जीरो हो जाएगा तो रिलेशन तब भी यही आएगा, तब भी हम यही यूज करेंगे। पर उसने कहा केवल और केवल रिवर्सिबल और एडियाबैटिक होना चाहिए, मतलब उसने एक टर्म और दे दिया कि एडियाबैटिक तो होगा ही होगा तभी वैलिड है। अब ऐसा तो नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि एडियाबैटिक नहीं है तो नहीं होगा, एडियाबैटिक नहीं है तब भी है, पर एडियाबैटिक होगा तब भी होगा, ठीक है। मतलब कि रिवर्सिबल और एडियाबैटिक है तब भी लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि केवल वही होगा तभी होगा, ऐसा नहीं है।
अगर केवल रिवर्सिबल भी होगा तब भी चलेगा, एडियाबैटिक नहीं होगा तब भी चलेगा, रिवर्सिबल होना चाहिए, समझ गए। तो पहला तो टर्म इसमें नहीं है। अब उसने कहा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का तो इसमें नाम ही नहीं। आइसोथर्मल उसने कहा कि वैलिड ओनली इफ द प्रोसेस इज बोथ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल चलो रिवर्सिबल है, पर आइसोथर्मल तो इसमें कहीं है ही नहीं। आइसोथर्मल में क्या करूँगा भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस में इसमें कहाँ क्या आइसोथर्मल प्रोसेस का लेना देना भाई है। कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या लेना देना इसमें बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो और जो तीसरा ऑप्शन है इसने कहा कि इज वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, जो तीसरा ऑप्शन है इज वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, कोई सा भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, किसी भी टाइप का प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, रिवर्सिबल होना चाहिए, वैलिड हो जाएगा, समझे। अब लगाओगे तो ओपन सिस्टम के लिए भाई, क्लोज सिस्टम के तो लगने वाला नहीं है, ये ओपन सिस्टम के लिए लगेगा फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस। ये तीनों तो चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है।